2025 ये वो साल हो सकता है जब चाइना अपने 5th जनरेशन स्ट्रैटेजिक बॉम्बर को वर्ल्ड के सामने प्रेजेंट करे। दोस्तों ये है चाइना का शियान H-20। ये एक सुपरसोनिक स्टेल्थ बॉम्बर है जो एक बड़ा सरदर्द बनेगा इंडिया और यूएसए के लिए। इंडिया के पास ना ही कोई स्ट्रैटेजिक बॉम्बर है और ना ही कोई 5th जनरेशन का फाइटर एयरक्राफ्ट है। चाइना के पास ऑलरेडी J-20 और अंडर डेवलपमेंट J-31 जैसे 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट मौजूद हैं और इंडिया का एम का आते आते 2032 तक का टाइम लग जाएगा। इंडिया ने 2022 में बात उठाई थी कि रशिया से 6 टुपोलेव Tu-160 स्ट्रैटेजिक बॉम्बर्स को इंडिया परचेज करेगा, लेकिन वो बात रशिया यूक्रेन वॉर की वजह से आगे नहीं बढ़ पाई। चाइना के पास अभी के लिए शियान H-6 जैसे स्ट्रैटेजिक बॉम्बर्स हैं जो कि काफ़ी पुराना है। इसकी पेलोड कैपेसिटी भी बहुत कम है और इसको आसानी से इंटरसेप्ट किया जा सकता है। लेकिन ये जो शियान H-20 है ये स्टेल्थ होगा, इसका राडार क्रॉस सेक्शन बहुत कम होगा और ये आराम से दूसरे देशों के टेरिटोरी में घुस पाएगा और बॉम्बिंग कर पाएगा। अभी हाल ही में चाइना ने क्लेम किया कि इनका एक J-20 एयरक्राफ्ट इन्होंने ताइवान के ऊपर से गुजारा और ताइवान को पता भी नहीं चला। वैसे चाइना के ऊपर विश्वास करना मुश्किल है, लेकिन एनिमी को कभी अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। ताइवान के पास यूएसए के पेट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम्स है जिसकी रेंज बताई जाती है 150 किलोमीटर से भी ज़्यादा है, बट स्टिल ये डिटेक्ट नहीं कर पाया चाइना के J-20 को। और चाइना की प्रोडक्शन रेट इम्प्रेसिव है, 20 से भी ज़्यादा J-20 यूनिट्स ये हर साल प्रोड्यूस कर सकते हैं। अभी के लिए इनके पास अराउंड 186 J-20 फाइटर जेट्स हैं। फिर से अगर बात करें इनके शियान H-20 की तो इसकी रेंज 8500 किलोमीटर तक एक्सपेक्ट किया जा रहा है और ज़्यादा कैपेसिटी में ये न्यूक्लियर एंड कन्वेंशनल बॉम्ब्स को कैरी कर सकता है। लेकिन आपका क्वेश्चन आ सकता है कि इंडिया के पास ऑलरेडी ऐसे फाइटर जेट्स हैं जो कि न्यूक्लियर मिसाइल्स को कैरी कर सकते हैं, जैसे कि हमारा सुखोई 30 MKI और राफेल, और हमारे पास तो ICBM यानी इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स भी है जैसे कि अग्नि 5, और इसके रेंज में पूरा चाइना आ जाता है। तो क्या ज़रूरत है एक स्ट्रैटेजिक बॉम्बर की? अभी मान लीजिए आपको किसी जगह की हेवी कन्वेंशनल बॉम्बिंग करनी है, एकदम फ्लैट ग्राउंड कर देना है उस जगह का। ऐसा करने के लिए आपको फाइटर जेट्स का इस्तेमाल नहीं कर सकते क्योंकि इसकी मिनिमम कैरिंग कैपेसिटी होती है और इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स की कॉस्ट बहुत ज़्यादा आती है। ऐसे में आपके लिए सबसे अच्छा ऑप्शन हो जाता है स्ट्रैटेजिक बॉम्बर्स। ये बहुत दूर तक ट्रैवल कर पाएंगे और हेवी बॉम्बिंग करने में ये सक्षम है और इन बॉम्बर्स की बहुत प्रिसाइज स्ट्राइक कैपेसिटी होती है। मिसाइल्स अपने टारगेट को मिस कर सकते हैं बट बॉम्बर्स टारगेट मिस नहीं करते। इंडिया के बॉम्बर्स एक्वायर करने के बीच बहुत डिबेट्स हुए हैं जिसमें एक पक्ष का कहना था कि हमारे जो एनिमीज हैं वो हमारे बॉर्डर्स के बहुत पास हैं, तो इंडिया को कोई ज़रूरत नहीं है लॉन्ग डिस्टेंस में जाकर बॉम्बिंग करने की। इसके अलावा बॉम्बर्स को लेकर जो दूसरी बात आती है वो है इनकी स्पीड और डिटेक्टेबिलिटी को लेकर। नॉर्मली कहा जाता है कि बॉम्बर्स स्लो मूविंग टारगेट्स हैं और इनको राडार्स में काफ़ी आसानी से पकड़ा जा सकता है, और एक बार किसी चीज़ को राडार में पकड़ लिया जाए तो उसको बड़ी ही आसानी से सरफेस टू एयर मिसाइल्स से गिराया जा सकता है। यहाँ पर सबसे ज़्यादा रेंज वाली सरफेस टू एयर मिसाइल्स जो कि है S-400 ट्रायम्फ, इसकी रेंज है 400 किलोमीटर्स। तो ये 400 किलोमीटर्स के रेंज में किसी भी टारगेट को न्यूट्रलाइज करने में सक्षम है और 600 किलोमीटर के दायरे में इसका रेडार किसी भी टारगेट को डिटेक्ट कर सकता है। और अभी सोचिए हमारे जो एक्सटेंडेड रेंज ब्रह्मोस मिसाइल्स है उन्हें अगर एक सुपरसोनिक बॉम्बर कैरी करके ले जाए, इन ब्रह्मोस मिसाइल की रेंज बताई जाती है 800 किलोमीटर। तो ये बॉम्बर इस 400 के रेंज के बाहर से ही इन मिसाइल्स को लॉन्च करके वापस लौट आ सकता है। अब अगर किसी ग्राउंड बेस्ड सिस्टम से इन मिसाइल्स को लॉन्च किया जाए, चाहे वो ICBM हो या फिर नॉर्मल सरफेस टू सरफेस बैलिस्टिक मिसाइल्स, इनकी लोकेशंस को काफ़ी हद तक एंटीसिपेट किया जा सकता है और वॉर टाइम सिनारियो में एनिमी इन्हें आसानी से निशाना बना सकता है। लेकिन अगर हमारे पास एक स्ट्रैटेजिक बॉम्बर होता है तो आप ऐसे 12 एक्सटेंडेड रेंज ब्रह्मोस मिसाइल्स को बॉर्डर के करीब 300 किलोमीटर दूर से ही फायर कर सकते हो और वापस लौट सकते हो। दूसरे कॉन्टेक्स्ट में अगर आप नेवल डोमेन में देखें तो इस समय एंटी शिपिंग रोल के लिए टाइगर शार्क नाम का एक स्क्वाड्रन तांजावुर में स्टार्ट किया गया है। यहाँ पर Su-30 MKI ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल्स के साथ में इंटीग्रेट करके डिप्लॉय किए गए हैं। ऐसे 12 सुखोई 30 MKI 12 ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल्स को कैरी कर सकता है एंटी शिपिंग टास्क के लिए, और जो Tu-160 की बात हुई थी वो अकेला ही ऐसे 12 ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल्स को कैरी कर पाता। साथ ही ये बॉम्बर लंबी रेंज भी प्रोवाइड करेगा, यानी पूरे इंडियन ओशन रीजन में और काफ़ी हद तक साउथ चाइना सी में इंडियन आर्म्ड फोर्सेस कहीं पर भी स्ट्राइक कर सकते हैं।
आने वाले टाइम में ऐसे प्लेटफॉर्म्स की आवश्यकता होगी जो हेवी लोड उठाकर ज़्यादा तेज़ी से उड़ सके और बॉम्बर्स इस रेजिम में परफेक्टली फिट बैठता है। लेकिन दोस्तों बॉम्बर्स के खिलाफ जो आर्गूमेंट उठकर आता है वो बेसिकली इनकी कॉस्ट की वजह से है। किसी भी बॉम्बर को एक्वायर करने में जो इनिशियल डेवलपमेंट कॉस्ट आती है वो काफ़ी ज़्यादा हाई है। इनको मेंटेन करना भी बहुत कॉस्टली हो जाता है। यूएसए का जो बॉम्बर प्रोग्राम था वो यूएसए को पड़ा अराउंड 100 बिलियन यूएस डॉलर्स। चाइना के बॉम्बर्स की एग्जैक्ट कॉस्ट किसी को पता नहीं है, फिर भी ये अपने बॉम्बर्स को जो कि 30 सालों से बनाने में लगे हैं तो रफ एस्टिमेट्स के हिसाब से अराउंड 50 बिलियन डॉलर से ज़्यादा। यूएसए ने 2022 में अपने जो B-21 रेडर को शो किया था, इसकी पर यूनिट कॉस्ट यूएसए को पड़ी अराउंड 745 मिलियन यूएस डॉलर्स। ये ट्रू 6th जनरेशन बॉम्बर एयरक्राफ्ट है जिसमें एडवांस्ड सिस्टम्स का इस्तेमाल करा गया है। इंडिया की इकोनॉमिक स्थिति और हमारे अपकमिंग प्रोजेक्ट्स जो कि बहुत सारे एक साथ चल रहे हैं, ऐसे में स्ट्रैटेजिक बॉम्बर्स अभी के लिए तो आउट ऑफ द क्वेश्चन है, लेकिन आने वाले टाइम में इंडिया ज़रूर एक स्ट्रैटेजिक बॉम्बर को एक्वायर करेगा। तो दोस्तों इसी के साथ करते हैं वीडियो को ख़त्म। लेफ्ट वाली वीडियो पे क्लिक करके आप एशिया का पहला फाइटर एयरक्राफ्ट के बारे में जान सकते हो। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे हो तो लाइक करें और चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।